नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए हिंदी की एक और महत्वपूर्ण प्रैक्टिस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आप सभी लोग वीडियो में आज तक जुड़े रहें। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है आज का कि इनमें से सामान्य वर्तमान काल का उदाहरण कौन सा होगा। रमेश ने समाचार पत्र पढ़ा, सीता बाजार जाती होगी, वह कलकत्ता जाता है, वर्षा हो रही थी। तो इनमें सामान्य वर्तमान का उदाहरण हो जाएगा कि वह कलकत्ता जाता है। सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। वर्तमान काल के अगर भेद आपसे पूछे तो वर्तमान काल के 5 भेद होते हैं, ध्यान रखेंगे। पहला है सामान्य वर्तमान काल, दूसरा है तत्कालिक वर्तमान काल, तीसरा है पूर्ण वर्तमान काल, चौथा है संदिग्ध वर्तमान काल और पांचवा है संभाव्य वर्तमान काल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन है। अगला है आचार्य भरत ने काव्य दोषों की संख्या कितनी मानी है, 10, अनंत, 8 या 5। तो आचार्य भरत के अनुसार काव्य दोषों की जो संख्या है वो 10 है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, इनमें से कौन सा कवि फूल बाबू के नाम से भी जाना जाता है। सुमित्रानंदन पंत, केदारनाथ अग्रवाल, केदारनाथ सिंह, राजकमल चौधरी। तो फूल बाबू के नाम से इनमें से केदारनाथ अग्रवाल जाने जाते हैं। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कर्मवाच्य में किस प्रकार की क्रिया का प्रयोग होता है। संयुक्त क्रिया, अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया या इनमें से कोई नहीं। तो कर्मवाच्य में जो कि सकर्मक क्रिया का उपयोग होता है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगर उदाहरण इसका देखें एग्जाम्पल, तो शीला ने सेब खाया था, मोहन पानी पी रहा था, ये सकर्मक क्रिया के उदाहरण हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, इनमें से एक का बहुवचन क्या होगा। अनेकों, अनेक, एकाएक या इनमें से कोई नहीं। तो एक का इनमें से बहुवचन हो जाएगा अनेक। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगला है, जो पढ़ा ना गया हो इस वाक्यांश के लिए सही शब्द कौन सा हो जाएगा। अपठित, आस्तिक, जटिल या अपठनीय। तो जो पढ़ा ना गया हो इस वाक्यांश के लिए एक शब्द हो जाएगा जो कि हो जाएगा अपठित। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, और जो ईश्वर से विश्वास ना करता हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा आस्तिक, ये भी ध्यान रखेंगे। अगला, आज मुझे थोड़ी सी फुर्सत मिली है, इस वाक्य में थोड़ी सी किस प्रकार का विशेषण है। संख्यावाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण या परिमाणवाचक विशेषण। तो इस वाक्य में जो थोड़ी सी है वो परिमाणवाचक विशेषण है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, परिमाणवाचक के 2 भेद होते हैं, एक निश्चित परिमाणवाचक होता है, एक अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है, ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, यहाँ पर थोड़ी सी बताया गया है तो यानी कि कंफर्म नहीं है, तो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण ये हो जाएगा। अगला है, इनमें स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है। रचना, सृजन, संपादन या समायोजन। तो इनमें से स्त्रीलिंग जो कि रचना है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन है। दोस्तों, इस प्रकार के प्रश्नों में आप जो भी यहाँ पर आपको ऑप्शन दिए गए हों उनका आप वाक्य बना सकते हैं, उससे आपको पता चल जाएगा कि ये स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। जैसे कि रचना स्त्रीलिंग शब्द है तो रचना की है, ना कि रचना किया है, तो ये स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। अगला, अनामिका के रचनाकार कौन है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा, सुमित्रानंदन पंत। तो अनामिका के रचनाकार जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। यहाँ पर इनकी अन्य प्रमुख रचनाएं अगर देखें तो परिमल इनकी बहुत महत्वपूर्ण रचना है, अक्सर एग्जाम में देखने को मिल जाती है परिमल। सरोज स्मृत इनकी रचना है। उसके बाद राम की शक्ति पूजा इनकी रचना है और तुलसीदास कुकुरमुत्ता इनकी बहुत फेमस रचना है। ठीक है, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की, ध्यान रखेंगे। अगला, सुप्त का विलोम शब्द क्या होगा। विक्षुब्ध, जागृत, सभ्य या सुस्त। तो सुप्त का विलोम शब्द हो जाएगा जो कि जागृत हो जाएगा। ठीक है, वहीं सभ्य का अगर विलोम शब्द पूछे तो सभ्य का विलोम शब्द होगा असभ्य, ध्यान रखेंगे। ठीक है, और सुस्त का विलोम शब्द हो जाएगा चुस्त। तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में उल्लेख मिलता है कि हिंदी का विकास करना भारत सरकार का दायित्व है। अनुच्छेद 350, अनुच्छेद 344,
अनुच्छेद 351 या अनुच्छेद 343। तो ये अनुच्छेद 343 के अंतर्गत भारतीय राजभाषा दी गई है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर आपसे पूछा है कि हिंदी का विकास करना भारत सरकार का दायित्व है, ये किस अनुच्छेद में है? तो ये अनुच्छेद 351 में है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट होगा ऑप्शन, ना कि डी, क्योंकि डी में राजभाषा है और जो हिंदी का विकास करना भारत सरकार का दायित्व है वो अनुच्छेद 351 में है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला, इनमें से कौन सा शब्द अरुण शब्द का अर्थ नहीं है? गरुण, केसर, कर्ण या सिंदूर? तो इनमें से अरुण शब्द का अर्थ नहीं है, जो कि कर्ण नहीं है, सी राइट ऑप्शन होगा। अगला, इनमें से कौन सा शब्द आश्रम का पर्यायवाची शब्द नहीं है? सहारा, आधार, मिलान या भरोसा? तो इनमें से आश्रय नहीं, आश्रय है, ना कि आश्रम है, माफ कीजिएगा। तो आश्रय शब्द का पर्यायवाची पूछा है, तो सहारा भी होता है और आधार भी, भरोसा भी, लेकिन मिलान जो कि आश्रय शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, असम में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो असम में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा जो कि असमिया है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर असमिया भाषा का आपसे पूछे कि इसका विकास कहाँ से हुआ है, तो मागधी अपभ्रंश से हुआ है। ध्यान रखेंगे, मागधी अपभ्रंश से असमिया भाषा का विकास हुआ है, सी राइट ऑप्शन है। अगला, गागर में सागर बनना, इसका तात्पर्य क्या होता है? मटके में पानी भरना, मटके के अंदर सागर का पानी बनना, ये भी गलत है। सीमित परिवेश में असीमित ज्ञान देना, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा कि गागर में सागर बनने का अर्थ होता है कि सीमित परिवेश में असीमित ज्ञान देना होता है। अगला क्वेश्चन है, भारत दुर्दशा किस प्रसिद्ध लेखक के द्वारा रचित उपन्यास है? वृंदावन लाल शर्मा, देवकीनंदन खत्री, अयोध्या सिंह या भारतेंदु हरिश्चंद्र? तो भारत दुर्दशा जो कि रचना है भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की अन्य रचनाएं देखें तो इनमें भवती, हिंसा न भवती, नीला देवी, अंधेर नगरी आदि प्रमुख रचनाएं हैं। ठीक है, वहीं वृंदावनलाल शर्मा की रचनाएं देखें तो इनकी है गढ़ कुंडार और विराट की पद्मिनी। देवकीनंदन खत्री की कई फेमस रचनाएं हैं, जिनमें आपकी चंद्रकांता है फेमस, इनकी बहुत बार एग्जाम में पूछी जाती है। उसके बाद वीरेंद्र वीर है, कुसुम कुमारी है, आग है, नरेंद्र मोहिनी आदि इनकी रचनाएं हैं। अयोध्या सिंह की रचना है जो कि है अधिखिला फूल, ठेठ हिंदी का ठाठ। ठीक है, लेकिन भारत दुर्दशा जो कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी की है, डी राइट ऑप्शन है। अगला, काली घटा का घमंड घटा अलंकार कौन सा हो जाएगा? यमक अलंकार, उपमा अलंकार, अनुप्रास अलंकार, रूपक अलंकार? तो काली घटा का घमंड घटा, इसमें यमक अलंकार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, जहाँ कोई शब्द एक से अधिक बार आए और प्रत्येक स्थान पर अलग अलग उसका अर्थ हो, वहाँ पर यमक अलंकार होता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। अगला, वर्णों के कितने भेद होते हैं? 10, 7, 2 या फिर 8? तो वर्णों के भेद जो कि हिंदी वर्णमाला में 2 होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। ठीक है, ध्यान रखेंगे। और मूलतः हिंदी में 52 वर्ण होते हैं, ये भी ध्यान रखेंगे, तो सी राइट ऑप्शन है। अगला, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है? मालिक, कहार, पाठक या योगिनी? तो इनमें से स्त्रीलिंग शब्द पूछा है जो कि योगिनी है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जबकि मालिक, कहार और पाठक ये सभी शब्द जो कि पुल्लिंग शब्द हैं। अगला क्वेश्चन, पुल्लिंग शब्द का चयन करें। नायिका, लेखिका, वधू या धावक? तो इनमें से धावक जो कि पुल्लिंग शब्द है, बाकी नायिका, लेखिका और वधू ये सभी शब्द जो कि स्त्रीलिंग शब्द हैं, तो इसका राइट ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला है, शिक्षक का बहुवचन क्या हो जाएगा? शिक्षकों, शिक्षिका, शिक्षिकाएं या शिक्षकगण? बहुत इंपॉर्टेंट है, तो शिक्षक का जो बहुवचन है वो आपका हो जाएगा शिक्षकगण, डी राइट ऑप्शन होगा। अगला, माँ ने बाजार से कपड़ा खरीदा, रेखांकित का कारक बताइए। तो कपड़ा, इसमें कौन सा कारक होगा? कर्ता कारक, करण कारक, कर्म कारक या अधिकरण कारक? तो इसमें कारक आपका कर्म कारक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, अगर इसकी विभक्ति देखें
तो कर्म कारक जो विभक्ति होती है ये को होती है, ठीक है। अगला, यह मेरी पतंग है, रेखांकित का भेद बताइए। निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम या प्रश्नवाचक सर्वनाम। तो बताया जा रहा है कि यह मेरी पतंग है, तो इसमें निजवाचक सर्वनाम होगा, अपने की बात कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। जैसे कि यह, वह आदि ये निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आएंगे, ठीक है। सही वर्तनी वाला शब्द कौन सा है, तो यहाँ पर शब्दांश कैसे लिखा जाएगा, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, शब्दांश की वर्तनी ये सही है, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट ऑप्शन है। त्रिपुरारी का सही संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा, तो त्रिपुर प्लस आरी, त्रिपुर प्लस रारी, त्रिपुरा प्लस री, त्रिपुरा प्लस आरी। तो त्रिपुरारी का सही संधि विच्छेद हो जाएगा त्रिपुर प्लस आरी, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, इनमें से कौन सा शब्द अपेक्षा शब्द का अर्थ नहीं है, तो इनमें अपेक्षा शब्द का अर्थ उपेक्षा नहीं है, बाकी आशा, आकांक्षा, इच्छा ये सभी जो कि अपेक्षा शब्द के अर्थ हैं, तो इसका बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। अगला, हिंदी भाषा का जन्म इनमें से किससे हुआ है, पाली संस्कृत से, वैदिक संस्कृत से, अपभ्रंश से या फिर लौकिक संस्कृत से। तो हिंदी भाषा का जो जन्म है वो अपभ्रंश से हुआ है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगला, हिंदी में अल्प विराम का चिन्ह कौन सा हो जाएगा, तो हिंदी में अल्प विराम का चिन्ह जो कि ये हो जाएगा। अगर इस चिन्ह की बात करें तो ये विस्मयबोधक चिन्ह है, ये प्रश्नवाचक चिन्ह है और ये आपका पूर्ण विराम चिन्ह है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन है। अगला, रामधारी सिंह दिनकर को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, कुरुक्षेत्र, उर्वशी, संस्कृत के 4 अध्याय या रश्मि रथी। तो रामधारी सिंह दिनकर जी को जो कि साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया है, ये संस्कृत के 4 अध्याय इनकी रचना है, इसके लिए दिया गया है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। अगला, इनमें से सही शब्द का चयन करें, बहुत ही बार एग्जाम में पूछा जाता है। उज्ज्वल कैसे लिखा जाएगा, तो उज्ज्वल का सही वर्तनी हो जाएगी इनमें से ऑप्शन नंबर डी, इस तरीके से लिखा जाएगा, डी राइट ऑप्शन है। अगला, मूर्धन्य अल्प प्राण अघोष व्यंजन वर्ण का उदाहरण कौन सा है, तो मूर्धन्य, अल्प प्राण और अघोष व्यंजन यानी कि 3 एक ही में पूछ लिया है, तो इसमें वर्ण का उदाहरण कौन सा हो जाएगा, तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर सी, दा इसका उदाहरण हो जाएगा, ठीक है। चा की अगर बात करें तो चा जो कि तालव्य अल्प प्राण अघोष वर्ण हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दोस्तों यहाँ पर दा नहीं टा होगा, यहाँ पर प्रिंट गलत हुआ है, तो टा जो कि मूर्धन्य हो जाएगा, अल्प प्राण हो जाएगा और अघोष व्यंजन हो जाएगा, ना कि दा होगा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट ऑप्शन है। अभिभावकों ने बच्चों के प्रति पर्याप्त धन दिया है, इस वाक्य में किस प्रकार के क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है, रीतिवाचक, कालवाचक, स्थानवाचक या परिमाणवाचक। तो अभिभावकों ने बच्चे के प्रति पर्याप्त धन दिया है, इस वाक्य में जो क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है वो परिमाणवाचक क्रिया विशेषण का प्रयोग हुआ है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। अब नीचे आपको गद्यांश को पढ़कर नीचे प्रश्नों के उत्तर देना है। तो सबसे पहले ध्यानपूर्वक आपको जो अनुच्छेद दिया गया है, गद्यांश दिया गया है, उसको पढ़ना है। उसके बाद जो भी नीचे प्रश्न पूछे गए हैं उनके आपको उत्तर देना है। तो लगभग 5 शताब्दी पूर्व पुर्तगाली इतिहासकार डोमिंग पेस ने हम्पी विजयनगर को स्वप्नों की नगरी कहा था। यह संगम वंश के शासकों की राजधानी थी, जिन्होंने 1336 में प्राचीन हम्पी के निर्माण स्थल पर विजयनगर साम्राज्य की नींव रखी थी। लेकिन वह कृष्णदेव राय जो कि 1509 से 1529 तक थे, जिन्होंने भव्य महल और मंदिरों से राजधानी को अलंकृत किया और विजयनगर साम्राज्य की सीमाओं को दूर दूर तक फैलाया, जिसमें वह दक्षिण भारत का सर्वाधिक शक्तिशाली हिंदू साम्राज्य बना। परंतु इस साम्राज्य की शक्ति का पतन पड़ोसी बहमनी राज्यों के संग के 1565 में संयुक्त आक्रमण से आरंभ हुआ। इस विजयनगर को परास्त करके नष्ट कर दिया गया। यह उस साम्राज्य का दुखद अंत था जो कभी अरब सागर से बंगाल की खाड़ी और दक्कन पठार से भारतीय प्रायद्वीप तक फैला था। विजयनगर के भग्नाशेष एक दूसरे पर टंगी विशाल चट्टानों की निर्जन दृश्यावली के बीच फैले हैं,
दक्षिण भारत के राजनीतिक परिदृश्य में अपने उदय से पूर्व हम्पी कई शताब्दियों से एक प्रख्यात पावन स्थल था। रामायण में जैसा वर्णित है कि यह बाली शासित क्षेत्र किष्किंधा का एक भाग था। इस स्थान में बाली और सुग्रीव, हनुमान, राम, सीता, लक्ष्मण से जुड़ी अनेक घटनाएं घटित हैं। तुंगभद्रा नदी के पार स्थित वर्तमान एनीगोंडी दुर्ग इस वानर साम्राज्य का प्रमुख केंद्र था। हम्पी के चट्टानी पर्वत जैसे कि हेमकूट पर्वत, मातंगी पर्वत और माल्यावंत पर्वत का उल्लेख रामायण में मिलता है। तुंगभद्रा का प्राचीन नाम और पार्वती का नाम पंपा है, जिसने विरूपाक्ष रूपी शिव से विवाह किया था। इसी नाम पर इस नगरी का नाम पड़ा था। अब इसके अनुसार आपको नीचे प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है, किष्किंधा का भाग किसके शासन का हिस्सा था? बाली, कृष्णदेव राय या बहमई राज्यों? तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ये बाली के शासन का हिस्सा था, बी राइट ऑप्शन है। अगला है, किसने हम्पी को स्वप्नों की नगरी कहा था? ब्रिटिश इतिहासकार डोमिंग पेस ने या पुर्तगाली इतिहासकार डोमिंग पेस ने, वानर साम्राज्य के शासकों ने या पौराणिक पात्रों ने? तो इसका राइट ऑप्शन होगा कि पुर्तगाली इतिहासकार जो कि डोमिंग पेस थे, इन्होंने हम्पी को स्वप्नों की नगरी कहा था, बी राइट ऑप्शन है। अगला, हम्पी साम्राज्य की शक्ति का पतन कैसे हुआ? आपसी मनमुटाव, आपसी झगड़ा, संयुक्त आक्रमण या आपसी फूट? तो हम्पी साम्राज्य की शक्ति का जो पतन हुआ था वो संयुक्त आक्रमण के द्वारा हुआ था। कई सारे शासकों ने इस पर आक्रमण कर दिया था, सी इसका राइट ऑप्शन है। अगला, विजयनगर के भग्नावशेष कैसी दृश्यावली के बीच फैले हैं? जनशून्य, भीड़भाड़, सघन या हरियाली? तो ये जनशून्य के बीच फैले हैं, ये इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। अगला, विरूपाक्ष का समानार्थी शब्द पहचानिए। विलक्षण नेत्रों वाला, निर्जन, गुस्सैला स्वभाव वाला या फिर शक्तिशाली? तो विरूपाक्ष का अर्थ हो जाएगा समानार्थी, तो विलक्षण नेत्रों वाला, ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी हिंदी की महत्वपूर्ण प्रैक्टिस वीडियो जो कि आपके यूपीपी एग्जाम के लिए थी। दोस्तों वीडियो अगर आप सभी को अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।